आज बात करते हैं मेहर की। मुस्लिम विवाह में इसका नाम तो शायद सबने सुना है, लेकिन ये है क्या, इसे लेकर अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आज इसी को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि भाई ये मेहर आखिर है क्या? क्या ये दहेज जैसा कुछ है या फिर जिसे ब्राइड प्राइस कहते हैं वैसा कुछ? चलिए सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को साफ करते हैं। यहाँ सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फर्क है पैसों के लेन देन की दिशा और उसके मालिकाना हक का। देखिए, मेहर पति की तरफ से पत्नी को दिया जाता है और इस पर सिर्फ और सिर्फ पत्नी का हक होता है। ये उसकी अपनी निजी संपत्ति है। दूसरी तरफ दहेज है, जो दुल्हन का परिवार दूल्हे को देता है। तो दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि मेहर कोई सौदा नहीं है, दुल्हन की कोई कीमत नहीं है। असल में ये तो शादी की एक कानूनी और प्रतीकात्मक बुनियाद है। ये सम्मान का एक प्रतीक है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि मेहर क्या है, पर सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों है, इसका मकसद क्या है। चलिए अब इसके पीछे के क्यों को समझते हैं। इसके पीछे ना 3 बड़े मकसद हैं। पहला तो जैसा हमने कहा, ये सम्मान का प्रतीक है। ये दिखाता है कि पति अपनी जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरा, ये पत्नी को एक तरह की फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी वित्तीय सुरक्षा देता है। मान लीजिए कभी तलाक या पति की मौत जैसी कोई मुश्किल आ जाए तो ये रकम उसके काम आती है। और तीसरा, ये तलाक पर एक तरह का कंट्रोल भी रखता है, क्योंकि पति को पता होता है कि तलाक देने पर उसे एक तयशुदा रकम चुकानी होगी, तो वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। तो चलिए आप ये देखते हैं कि असल में प्रैक्टिकली ये काम कैसे करता है। मतलब जब शादी होती है तो मेहर को लेकर क्या क्या होता है। अच्छा, मेहर को लेकर 2 मेन बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि शादी के वक्त ही पति पत्नी मिलकर तय कर लें कि मेहर की रकम क्या होगी, और अगर मान लीजिए उन्होंने कुछ भी तय नहीं किया तो फिर कानून अपना काम करता है और एक स्टैंडर्ड के हिसाब से इसे तय किया जाता है। अब मेहर के भी ना अलग अलग प्रकार होते हैं और यहीं पर ये पूरा कॉन्सेप्ट काफी फ्लेक्सिबल हो जाता है। मोटे तौर पर इसे 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है निर्दिष्ट मेहर यानी स्पेसिफाइड डावर, जो शादी के वक्त ही तय कर लिया जाता है, और दूसरा है उचित मेहर या प्रॉपर डावर, जो तब सामने आता है जब कोई रकम पहले से तय ना हो और इसे फिर अदालत तय करती है। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। तो पहले बात करते हैं तत्काल या प्रॉम्प्ट मेहर की। मान लीजिए मेहर तय हुआ 50,000 रुपए और यह तत्काल है। इसका सीधा सा मतलब है कि शादी के बाद पत्नी जब चाहे इस रकम की मांग कर सकती है। ये उसका अधिकार है। और दूसरा होता है आस्थगित या डिफर्ड मेहर। ये वो रकम है जो तुरंत नहीं दी जाती। ये एक तरह से भविष्य के लिए तय की जाती है। मतलब ये या तो तलाक होने पर या पति की मौत होने पर पत्नी को मिलती है। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए का आस्थगित मेहर तय हुआ है। अब सवाल यह है कि अगर शादी के वक्त कोई रकम तय ही नहीं हुई तो क्या होगा। यहीं पर उचित मेहर यानी महरुल मिस्र का कॉन्सेप्ट आता है। ऐसे में मामला अदालत में जाता है और कोर्ट तय करती है कि मेहर की सही रकम क्या होनी चाहिए। और ये तय करने के लिए कोर्ट कई चीजें देखती है, जैसे कि पत्नी के परिवार में दूसरी महिलाओं जैसे उसकी बहनों या चाची मौसी को कितना मेहर मिला था, साथ ही पत्नी की अपनी पर्सनल क्वालिफिकेशन, उसकी उम्र और दोनों परिवारों का सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक मुनासिब रकम तय की जाती है। तो ये कोई खोखली परंपरा नहीं है, ये एक बाकायदा कानूनी अधिकार है। और जब कोई कानूनी अधिकार है तो सवाल उठता है कि अगर इसे पूरा न किया जाए तो क्या होगा। अगर पति मेहर न दे तो पत्नी के पास क्या रास्ते हैं। कानून ने पत्नी को इस मामले में काफी मजबूत अधिकार दिए हैं। सबसे पहला और बड़ा अधिकार ये है कि अगर शादी के शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए हैं और तत्काल मेहर नहीं चुकाया गया है तो पत्नी पति के साथ रहने से इनकार कर सकती है। दूसरा, अगर पति की मौत हो जाती है और मेहर बकाया है तो विधवा पत्नी अपने पति की संपत्ति पर तब तक कब्जा रख सकती है जब तक उसका मेहर चुका ना दिया जाए। और तीसरा, बकाया मेहर को एक आम कर्ज की तरह माना जाता है। पत्नी या उसके बाद उसके वारिस इसकी वसूली के लिए कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। और वक्त के साथ भारत की अदालतों ने कई बड़े फैसलों से मेहर के इस अधिकार को और भी साफ और मजबूत किया है। चलिए कुछ अहम केस देखते हैं। ये जो टाइमलाइंस है ना, ये दिखाती हैं कि ये लड़ाई कितनी पुरानी और जरूरी रही है। देखिए, 1886 में ही अब्दुल कादिर बनाम सलीमा केस में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि मेहर कोई कीमत नहीं बल्कि कानून की तरफ से औरत को दिया गया सम्मान है। फिर 1924 के मैना बीबी केस ने विधवा की संपत्ति पर कब्जा रखने के अधिकार को पक्का किया
और फिर आते हैं शाहबानो केस पर 1985 में, जिसने ये कहा कि मेहर देने से गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। और 2001 के डैनियल लतीफ़ी केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कि तलाकशुदा पत्नी के लिए उचित प्रावधान में उसकी भविष्य की जरूरतें भी शामिल हैं, जो अक्सर मेहर के जरिए पूरी होती हैं। ये जो कोर्ट है ना, ये जस्टिस महमूद का है 1886 के उसी अब्दुल कादिर केस से, और ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। उन्होंने कहा था, मेहर कोई लेन देन या सौदा नहीं है, बल्कि ये कानून की तरफ से औरत के सम्मान का प्रतीक है। इस एक लाइन ने मेहर की पूरी कानूनी समझ को एक नई दिशा दे दी। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है। 21वीं सदी में जब हम शादी से जुड़े अधिकारों और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, तो मेहर जैसा ये ऐतिहासिक कानूनी अधिकार कहाँ फिट होता है? ये कैसे इन चर्चाओं को एक नया आयाम दे रहा है? असल में मेहर एक ऐसी कड़ी है जो परंपरा को महिलाओं के लिए मॉडर्न कानूनी सुरक्षा से जोड़ती है, और यही चीज़ इसे आज भी एक बेहद ज़रूरी और प्रासंगिक विषय बनाती है। ऐसे और भी वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।